हेलो नमस्कार। आप मेरे साथ पढ़ रहे थे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हमने अभी पढ़ लिया था पिछली वीडियो में कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य को हम रखते हैं। इस सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? वैदिक साहित्य। तो हम बात करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की जानकारी का हमारे पास सिर्फ एकमात्र स्रोत है। ऋग्वेदिक जो काल है उसकी जानकारी का हमारे पास सिर्फ एकमात्र स्रोत जो है वह ऋग्वेद है। लेकिन उत्तर वैदिक काल को जानने के लिए हमारे पास इसके अलावा, ऋग्वेद के अलावा 3 वेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ सभी के, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य भी, सभी को मिलाकर जो है उत्तर वैदिक कालीन जो जीवन है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो आइए अब हम बात करेंगे कि जो ब्राह्मण ग्रंथ थे इनकी रचना हुई क्यों, क्या उद्देश्य था इनका। जो सभी वेद थे इनके बाद में इनके सबके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए, तो उनकी रचना क्यों हुई, क्या उद्देश्य था। तो चारों वेदों को समझने के लिए प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो वेद है वो पद्य भाषा में है। कैसे हैं? पद्य शैली में है। जबकि जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गद्य में है, गद्य शैली में है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों से हमें उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में जानकारी, उनके जीवन पर प्रकाश डलता है। कैसा? उत्तर वैदिक कालीन जीवन जो था उसके बारे में। तो हम सब एक एक पर बात करेंगे इनके ब्राह्मण ग्रंथ पे। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी, और इनमें भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण है। इसके जो संकलन करता थे या इसको जिसने लिखा था उनका नाम है महिलास ऋषि थे। इन्होंने जो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा था। और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण के जो मुख्य फैक्ट है, जैसे राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा की देवी उत्पत्ति मतलब जो राजत्व के जो पद होता है वो एक देवीय वरदान होता है। तो इसमें राजा को महिमा मंडित किया गया है। राजा की जो तुलना है वो देवताओं से की गई है कि कोई भी नॉर्मल मनुष्य राजा नहीं हो सकता। जो देवताओं के तुल्य होगा या उनके बराबर होगा वही राजा बनता है। तो राजा के देवी उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर। दूसरा, उत्तर वैदिक कालीन के बड़े बड़े राज्यों की जानकारी दी गई है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरा, 5 अलग अलग दिशाओं में 5 राजाओं या 5 राज्य प्रणालियों का उल्लेख, शासन प्रणालियों का उल्लेख इसमें किया गया है। जैसे दक्षिण भारत में भोज, उत्तर मध्य में राजा, ये कहा गया है। राजा के अलग अलग शासन प्रणालियों का उल्लेख हमें मिलता है, 5 प्रकार की शासन प्रणालियों का। और नेक्स्ट जो फैक्ट है, पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का भी इसमें उल्लेख किया गया है कि पृथ्वी जो है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरा जो वेद है सामवेद, उसके ब्राह्मण ग्रंथ। इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है पंचमिश और दूसरा है जैमिनीय। इसमें भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो पंचमिश है और इसको तांडन भी कहते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण वेद था यजुर्वेद, उसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य शैली में है और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य शैली में है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और कृष्ण का है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और इन दोनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इन दोनों में क्या, सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट है इसके बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो PCS या IAS में बार बार आते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे विशाल और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ भी है। अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है तो उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा, ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरा, इसके जो लेखक है वो महर्षि याज्ञवल्क्य हैं।
महर्षि याज्ञवल्क्य के इसके लेखक हैं। और इसमें हमें एक जल प्लावन की कथा का उल्लेख भी मिलता है। जल प्लावन की कथा, जल प्लावन की कथा से संबंधित है कि जो पृथ्वी है हमारी वो चारों तरफ जो है जल से या समुद्र से घिरी हुई है, क्योंकि उस समय महाद्वीपों की खोज तो हुई नहीं थी। तो ये लोग मानते थे कि जो हमारी पृथ्वी बीच में है और उसके चारों तरफ जो है समुद्र है, तो उसमें जल प्लावन कथा का भी उल्लेख मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है नेक्स्ट, पुनर्जन्म का पहला उल्लेख। पुनर्जन्म का पहला उल्लेख हमें इसके अंदर मिलता है। इससे क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़ गए, क्योंकि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो सांसारिक जीवन और सांसारिक कर्मकांड से ही रिलेटेड थे। लेकिन पुनर्जन्म का उल्लेख मिलने से जो है पारलौकिक या आध्यात्मिक जो ईश्वर में उनकी जो आस्था है और ज़्यादा बढ़ गई, और इससे कर्मकांड उत्तर वैदिक काल में अपने चरम पर पहुंच गए। तो पुनर्जन्म की संकल्पना ने जो है उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड को बढ़ावा दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुनर्जन्म का पहला उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण के अंदर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट, अश्वनी देवता द्वारा च्वन ऋषि को यौवन का वरदान का वर्णन भी मिलता है। च्वन ऋषि, च्वन जो ऋषि थे, इसी के नाम पे च्यवनप्राश जो चलता है, उनको अश्विन देवता के द्वारा यौवन मतलब सदा वो जवान रहेंगे, इसका वरदान दिया गया था। ऐसा उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के अंदर मिलता है। नेक्स्ट जो है राज सूर्य यज्ञ का विस्तृत वर्णन किया गया है। मतलब राज सूर्य यज्ञ उत्तर वैदिक काल में राज सूर्य यज्ञ किया जाता था और राजा का राजाभिषेक भी किया जाता था। ऐसा उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में पहली बार मिलता है। फिर नेक्स्ट है 24 बैलों द्वारा एक हल को जोते जाने का उल्लेख इसमें मिलता है। 24 बैलों के द्वारा एक हल को जोते जाने का उल्लेख भी मिलता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण नेक्स्ट जो पॉइंट है, कृषि से संबंधित बहुत सारी क्रियाओं जैसे जुताई, कटाई, मढ़ाई, बुआई आदि बहुत सारी क्रियाओं का उल्लेख इसके अंदर कृषि से रिलेटेड किया गया है शतपथ ब्राह्मण के अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। और चौथा जो वेद है अथर्ववेद, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। गोपत, बस ये नाम याद रख लीजिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है एग्ज़ाम के उद्देश्य से। तो जो आज की वीडियो थी इसमें हमने वैदिक साहित्य के अंदर जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उन पर चर्चा की, और आज जो है ऋग्वैदिक काल जो है वो समाप्त हो गया। और इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम स्टार्ट करेंगे उत्तर वैदिक काल। तो आप मेरी प्लेलिस्ट खोल के ऋग्वैदिक काल की सारी वीडियो जो है आपको एक जगह मिल जाएगी। आप उसके विस्तृत आराम से नोट्स बना लिए, वो आपके लिए प्रत्येक एग्ज़ाम में लाभदायक होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।